नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रोचक और बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में, जो कि केवल भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में अद्भुत स्रोत माने जाते हैं। ये अभिलेख हमें अशोक के शासन, उसकी नीतियों और उसके धर्म परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो चलिए आइए इस रोमांचक विषय के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में अच्छे से उस चीज को समझते हैं, ठीक है, तो समझने के बाद हमें वो चीजें पूरी जिंदगी भर याद रहती हैं। लेकिन अगर हम रट्टा लगाकर किसी चीज को लर्न करते हैं तो वो पूरी जिंदगी हमें याद नहीं रहती। तो इसीलिए किसी भी चीज को याद करने से पहले उस चीज को अच्छी तरह से समझिए, ताकि वो चीजें आपको जीवन भर याद रहें और आप किसी दूसरे को भी वो चीजें समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अशोक ने जब अपने शासनकाल में कलिंग का युद्ध किया तो उसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। तो इतने भयंकर नुकसान को देखकर अशोक उसने ये डिसाइड किया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने राज्य महल में अशोक ने बहुत सारे परिवर्तन किए। और जो शिलालेख है यानी कि जो अशोक है उसने अपने जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो अशोक ने मतलब अपने राजमहल में बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारे सुधार किए। तो इन सुधारों को अशोक ने मतलब कई शिलालेखों पर, यानी शिला का अर्थ होता है बड़ी सी चट्टान, ठीक है, तो अशोक ने इन अपने आदेशों को चट्टानों पर लिखवा दिया या किसी स्तंभ पर, यानी कि जो पिलर्स होते हैं उन पर लिखवा दिया, या जो लघु शिलालेख होते हैं, छोटे जो पत्थर होते हैं उन पर लिखवा दिया, ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चले कि अशोक के आदेश के बारे में, कि अशोक ने अपने शासन काल में क्या क्या आदेश जारी किए थे, या अशोक ने अपने राज्य महल में क्या क्या सुधार किए थे, ठीक है। तो उन्हीं को हम अशोक के शिलालेख, गुहालेख या बृहशिलालेख इनके बारे में बताते हैं। तो इन्हीं को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि जो अशोक है उसने अपने टाइम पीरियड में जो अशोक के अभिलेख हैं उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो जो अशोक के लेख हैं उसे 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा, जिसे हम गुफा भी कहते हैं, ठीक है, ये लेख। तो जो शिलालेख है उसे हम आगे 2 भागों में बांटेंगे, लघु शिलालेख और बृहत शिलालेख। जो स्तंभलेख हैं उसे भी हम आगे 2 भागों में बांटेंगे, लघु स्तंभलेख और बृहत स्तंभ लेख। तो जो अशोक के अभिलेख हैं उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है। शिलालेख का अर्थ होता है कोई चट्टान, कोई पत्थर भारी भरकम, ठीक है। तो शिलालेख का अर्थ होता है कोई चट्टान, ठीक है। तो जो चट्टान होती है उस पर अशोक ने कुछ आदेश लिखवाए, ठीक है, उसको हम शिला कहते हैं। शिलालेख मतलब शिला का मतलब चट्टान और लेख यानी कि जो चट्टान पर जो लेख लिखवाए थे अशोक ने उसे हम शिलालेख कहते हैं। इसके पश्चात जो स्तंभ लेख है, स्तंभ का अर्थ होता है पिलर्स, ठीक है, ऐसे जो पिलर्स होते हैं तो उसको हम पिलर्स कहते हैं। पिलर्स यानी कि खंबे हो गए, हाँ, आम भाषा में। तो स्तंभ लेख उस पर अशोक ने अपने लेख लिखवाए थे, आदेश जारी किए थे, इसे भी मतलब, ठीक है। उसके बाद है तीसरा यानी कि गुफा लेख, यानी कि जो गुफा थी अशोक गुफा, तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो जो अशोक है उसने गुफा पर भी कई लेख लिखवाए थे, ठीक है।
तो जो अशोक के जो शिलालेख हैं इसे आगे हम दो भागों में बांटते हैं, लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख। जो लघु शिलालेख है, लघु का अर्थ होता है छोटा, यानी कि जो छोटी-छोटी चट्टानें हैं उस पर जो है अशोक ने अपने जो है लेख लिखवाए हैं, उसको हम लघु शिलालेख कहते हैं। उसके जो बृहद शिलालेख है, बृहद का मतलब होता है विशाल यानी कि बड़ा। तो जो अशोक है उसने बड़े-बड़े जो चट्टानें हैं, ठीक है, तो उस पर भी जो है अपने लेख लिखवाए थे, उसे हम बृहद शिलालेख कहते हैं। इसी प्रकार से जो स्तंभ लेख है इसमें भी लघु स्तंभ लेख है, यानी कि छोटे-छोटे पिलर्स हैं जिस पर अशोक ने अपने लेख लिखवाए। इसी प्रकार से जो बृहद स्तंभ लेख है, बृहद का अर्थ होता है विशाल यानी कि बड़ा, तो यानी कि जो बड़े-बड़े पिलर्स हैं उस पर भी अशोक ने अपने जो है लेख लिखवाए थे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जो है अब जानकारी जो है मैं देने वाली हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो अशोक के अभिलेख हैं, सबसे पहले भारत में जो है अभिलेख जो है किसने लिखे? भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखना किसने शुरू किया था? अशोक ने, ठीक है। और अशोक ने ये है अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से ली थी? किससे प्रभावित हुआ था अशोक? ईरान के शासक डेरियस प्रथम, ठीक है, ईरान के शासक डेरियस प्रथम से अशोक ने प्रभावित होकर, ठीक है, अभिलेख लिखवाए भारत में। इसके पश्चात इसकी खोज सबसे पहले किसने की? खोज जो अशोक के अभिलेख हैं इसकी जो खोज है वो सबसे पहले किस व्यक्ति ने की? टी फैथिलर। जो टी फैथिलर हैं इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। और सबसे पहले किसने पढ़ा इसे? सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसे पढ़ा। इसके अलावा जो है मतलब ये किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा। और किस लिपि का इस्तेमाल हुआ है? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं कि जो अशोक है, ठीक है, इसके शिलालेखों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जो अशोक के अभिलेख हैं उसे तीन भागों में बांट सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है। जो शिलालेख है उसे आगे हम दो भागों में बांटते हैं, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख। शिलालेख, शिला का अर्थ क्या होता है? चट्टान, ठीक है, बहुत बड़ी चट्टान जिस पर अशोक ने जो है लेख लिखवाए, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शिला का अर्थ चट्टान और उस पर जो लेख लिखवाए यानी पूरा बन गया शिलालेख। इसी प्रकार से स्तंभ लेख, स्तंभ का अर्थ हो गया पिलर्स, ठीक है, खंबे, ठीक है। तो मतलब जो स्तंभ है उस पर जो लेख लिखवाए थे जिसका पूरा नाम क्या बन गया? स्तंभ लेख, ठीक है। इसी प्रकार से जो गुहा है, गुहा का अर्थ होता है गुफा, गुफा पर जो अशोक ने लेख लिखवाए थे उसे हम गुहा लेख कहेंगे। शिलालेखों को हम आगे दो भागों में बांटते हैं, लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख। लघु का अर्थ होता है छोटा और बृहद का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, यानी कि विशाल, यानी कि जो छोटी शिला यानी छोटी चट्टानें हैं उस पर जो अशोक ने लेख लिखवाए थे उसे हम लघु शिलालेख कहते हैं। जो बृहद शिलालेख है यानी कि जो विशाल चट्टानें हैं उस पर जो अशोक ने लेख लिखवाए उसे हम बृहद शिलालेख कहते हैं। उसके बाद जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख में भी इसी प्रकार से है, लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख। लघु का अर्थ होता है छोटा, यानी कि जो छोटे छोटे पिलर्स हैं उस पर अशोक ने जो लेख लिखवाए हैं उसे हम कहते हैं लघु स्तंभ लेख। और जो बड़े बड़े विशाल स्तंभ हैं उन पर जो अशोक ने लेख लिखवाए हैं उसे हम बृहद शिलालेख कहते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भारत में सबसे पहले जो अभिलेख अभिलेख लिखवाने की जो प्रथा थी किसने शुरू की थी? अशोक ने, ठीक है। उसके बाद अशोक ने ये जो प्रेरणा है कहाँ से ली थी? ईरान के शासक डेरियस प्रथम से ये प्रेरणा ली थी अशोक ने, ठीक है। इसकी सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख थे इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? टी फैथिलर ने, ठीक है। और सबसे पहले इसे किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। इसमें जो भाषा है वो कौन सी भाषा अभिलेखों में? प्राकृत भाषा। और इसमें किस लिपि का इस्तेमाल किया गया है? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी कि जो महात्मा बुद्ध है उनके जो अवशेष हैं, उनके जो भस्म हैं, ठीक है, तो मतलब उनकी जो डिमांड थी, ठीक है, वो
8 राज्यों से आई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं उनको 8 भागों में विभाजित किया गया था और जिन जिन राज्यों से उनके अवशेषों की मांग आई थी वहां वहां पर उनके जो अवशेष हैं उनको 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा क्यों समझा रही हूँ, मैं आपको इसलिए ऐसा समझा रही हूँ क्योंकि ये बात आपको आगे काम आने वाली है। आगे मैं जो समझाऊंगी तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इससे आपको बहुत आसानी से जो है आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे पहले हम बताती हूँ मैं आपको कि जो 8 भाग थे, किन किन 8 राज्यों से जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों की जो है डिमांड उठी थी, मांग उठी थी। ठीक है, तो वो 8 राज्य कौन कौन से थे? महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों की मांग 8 राज्यों से उठी। ठीक है, वे 8 राज्य कौन कौन से थे? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोल्य, वेठदीप के ब्राह्मण, वेठदीप के ब्राह्मण, पिपली वन के मौर्य, अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल, पावा था कुशीनारा के मल। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध है उनके अस्थि अवशेषों की जो मांग है 8 राज्यों से उठी थी और इसीलिए जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं उसको 8 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि जो महात्मा बुद्ध है उनके अस्थि अवशेष जो है किन किन राज्यों में दिए गए? कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोल्य, वेठदीप के ब्राह्मण, पिपली वन के मौर्य, अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, पावाथा कुशीनारा के मल। ये 8 राज्य थे जहां पर जो है महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों की जो मांग उठी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं जो अशोक है उसके अभिलेखों के हमें साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपको इस बात का क्या कनेक्शन है आगे पता लगेगा। अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य के अंतर्गत तो सबसे पहले बात करते हैं महास्थान लेख की। महास्थान लेख, जो महास्थान लेख है यह कहां से मिला है? वर्तमान में बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश के बोगरा जिले के पवना, पवना से ये जो है लेख पाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा यह जो लेख है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ये लेख है और इस लेख में जो है राजकीय अन्नागार, राजकीय अन्नागार की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें
चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का जिक्र बताया गया है। ठीक है, इसमें काकणी नामक मुद्रा की चर्चा की गई है। काकड़ी नामक मुद्रा की चर्चा की गई है। इसमें बंगाल जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार। ठीक है, कि जो महास्थान लेख है ये कहां से मिला है? वर्तमान में बांग्लादेश के बोगरा जिले के निकट पवना से ये जो है मतलब हमें ये जो लेख है पाया गया है। इसके अलावा जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय का लेख है और इसमें राजकीय अन्नागार की जानकारी मिलती है कि जो राज्य महल है उसमें बड़े बड़े विशाल भंडार होते थे जहां पर अनाज का भंडार होता था, अनाज को रखा जाता था। आज की भाषा में मानो तो हम इसे गोडाउन कहते हैं। ठीक है, गोडाउन जहां पर बहुत सारा अनाज रखा जाता है। तो अशोक जो है मतलब जो ये लेख है, तो ये जो लेख है इनसे हमें जो है राजकीय अन्नागार के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें ये भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ने का भी जो है वर्णन किया गया है और जिसके पश्चात जो है मतलब जो लोगों में ये अन्नागार में जो भंडार होता था अन्न का, तो उसमें लोगों में जो है अन्न बांटा जाता था, वितरण किया जाता था। वितरण का मतलब कि बांटा जाता था उन्हें। ठीक है, अन्न। उसके बाद है काकड़ी नामक जो है मुद्रा की चर्चा भी इसमें की गई है। इसके अलावा जो है मुद्रा का अर्थ होता है पैसा। ठीक है, जैसे पहले जमाने में किसी जमाने में कोई राजा होता है सोने के सिक्के चलाता है, कोई चांदी के, कोई तांबे के, इसी प्रकार से जो है यहाँ पर काकड़ी नामक जो है मुद्रा की जो है चर्चा की गई है। ये काकड़ी जो है एक किस्म है मुद्रा की। इसके अलावा जो है बंगाल, ठीक है, जो बंगाल है उस पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे अभिलेख के बारे में, सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख तो जो सहगौरा अभिलेख है, ठीक है, सहगौरा अभिलेख ये कहां से पाया गया है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से यह अभिलेख जो है पाया गया है और साथ ही ये जो अभिलेख है इस पर जो है यह प्रथम अभिलेख है। प्रथम अभिलेख जो कि ताम्रपट पर पाया गया है। ताम्रपट का अर्थ होता है तांबे का। ठीक है, तो तांबे की एक पत्र है, तांबे का एक पतला सा मतलब जिसे मैं बता दूं आपको प्लेट। ठीक है, तो तांबे की एक हल्की सी जो है धातु का बना हुआ, ठीक है, तांबे की धातु का बना हुआ है जिस पर ये लेख लिखा हुआ है। जैसे कि कई पत्थर पर लिखे हुए लेख है ना, तो इसी प्रकार से ये तांबे की जो प्रकीर्णन है यानी तांबे पर जो लिखा गया ये अभिलेख है, तो इसे इसलिए ताम्रपट कहा गया है। ठीक है, तो ये पहला अभिलेख है जो कि ताम्रपट पर लिखा गया है और ये उत्तर प्रदेश से पाया गया है। और साथ ही जो ये अभिलेख है इस पर भी जो है अन्नागार जो है की चर्चा की गई है। इससे हमें अन्नागार के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ ही जो ये ताम्रपट है इस पर अन्नागार का डिजाइन बना हुआ है, अन्नागार का डिजाइन, जिससे हमें पता चलता है कि यह 2 मंजिला था। जो अन्नागार था 2 मंजिला। ठीक है, इसी के साथ ही इससे हमें अकाल पड़ने की और अकाल से निपटने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो अशोक का मतलब ये जो अभिलेख है सहगौरा अभिलेख, ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये कहाँ से पाया गया? उत्तर प्रदेश से। और ये प्रथम अभिलेख है जो कि ताम्रपट पर लिखा गया है, तांबे की जो है प्रकीर्णन पर लिखा गया है और इसमें भी हमें अन्नागार की चर्चा मिलती है। जो भंडार
गृह है, ठीक है, जो गोडाउन है जहाँ पर अनाज रखा जाता है, उसके बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ पर अन्नागार का डिजाइन भी बना हुआ है इस ताम्रपट पर, ठीक है, कि वह 2 मंजिला था और अकाल पड़ने का भी जो है जिक्र किया गया है, और अकाल से किस प्रकार से निपटते थे, यानी कि जो अनाज था किस प्रकार से वितरण किया जाता था, लोगों में बांटा जाता था, इस बात की इसमें चर्चा दी गई है। आगे जो तीसरा अभिलेख है, तो ये अभिलेख के साक्ष्य हैं, हमें जो अशोक के अभिलेख के साक्ष्य कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो तीसरा अभिलेख जिसके हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है, वह महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों की जो मांग मैंने आपको समझाया है, उसका जो कनेक्शन है वो इसके साथ है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं तीसरा अभिलेख, जिसे हम कहते हैं पिपरहवा कलश लेख। तो बात करते हैं पिपरहवा कलश लेख। पिपरहवा कलश लेख, ठीक है। तो ये जो पिपरहवा कलश लेख है, ये शाक्य गण के अंतर्गत यह लेख था, ठीक है। और यहां से जो है एक कलश पाया गया है उत्खनन से, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगी उत्खनन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। मतलब आपको जो अगर कोई चीजें नहीं समझ आ रही हैं, अगर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, तब आपको जो है एक एक चीज के बारे में समझाऊंगी। तो जो पिपरहवा कलश लेख है, इसमें जो शाक्य गण के अंतर्गत ये जो लेख पाया गया है, और जो है उत्खनन से यहाँ पर क्या मिला है, एक कलश पाया गया है, इस प्रकार का जो एक कलश, ठीक है, पाया गया है, जिसके गले पर, यानी कि ये जो गला है, ठीक है, इस पर एक लेख लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पर जो कोई भी तिथि है वह अंकित नहीं है, ठीक है, कोई भी तिथि अंकित नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमानित तिथि जो है वो है 483। अनुमान के अकॉर्डिंग बता रखा है कि ये जो तिथि है ये 483 ईसा पूर्व का हो सकता है, ठीक है। और यह है भारत का प्राचीनतम, ये भारत का प्राचीनतम और प्रथम लेख है। वास्तव में जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, उनके अवशेषों का बंटवारा हुआ होगा। महात्मा बुद्ध के अवशेषों का बंटवारा, जिसका एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा, ठीक है, शाक्य गण के राज्य को मिला होगा, ठीक है, जो कि आम जनता में बांटा गया, ठीक है, जिसे सुकृति को मिला, ठीक है, जिसने इसे गड्ढे में कलश में गड़वा दिया होगा, कलश में गड़वा दिया होगा, जिसके ऊपर एक स्मारक संकेत, अवशेष के ऊपर स्मारक भी बनवाया होगा, ठीक है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि जो
जो स्तूप निर्माण है ठीक है, वह मौर्य काल से पहले का ही है। ठीक है, पहले मैं आपको इतना समझाती हूँ कि जो पिपरहवा कलश लेख है, ठीक है, तो जो कलश है, कलश का अर्थ तो आपको मालूम है, ठीक है, ये कलश हो गया। तो जो कलश है पिपरहवा कलश लेख, कलश इस प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि कलश, क्योंकि इसमें कलश आ गया, और लेख का मतलब जो लेख लिखे होते हैं। तो जो कपिल वस्तु के शाक्य हैं, ये जो लेख है, ये जो कलश है, ये शाक्य गण के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष हैं उसको 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है। उन 8 जो राज्य हैं उसमें जो है कपिल वस्तु के शाक्य भी आते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे वह शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के जो पिताजी शाक्य गण के प्रधान है, तो वहां से भी जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों की डिमांड आएगी ही, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, तो जो शाक्य गण है उसके अंतर्गत यह पिपरहवा कलश लेख आता है। तो उत्खनन से, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है। तो जो इतिहास है, पुरातन जो चीजें हैं, उसे खुदाई के द्वारा ही निकाला जाता है। तो उत्खनन से यानी खुदाई से जो है एक कलश पाया गया है, कहाँ से? शाक्यगढ़ से, ठीक है। तो वहां से एक कलश मिला है, उस कलश पर जो है एक लेख लिखा हुआ है। वो लेख कहाँ लिखा है? इसके गले पर, ये जो गला है, ठीक है, तो इस पर जो है एक लेख लिखा हुआ है, मतलब इस गले वाली साइड जो है एक लेख लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों का बंटवारा, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष हैं उसका बंटवारा हुआ होगा, 8 भागों में विभाजित हुई होंगी, क्योंकि आज भी जो है मतलब जो अस्थि अवशेष है उसको गड़वे में ही, मतलब जो कलश है उसमें भरकर ही जो है उसका मतलब उसको हरिद्वार में या फिर किसी धार्मिक स्थान पर जो है कई लोग जो है मतलब अपने धर्म से संबंधित जो स्थान है वहां पर उनको विसर्जित कर कर आते हैं। इसी प्रकार से जो महात्मा बुद्ध हैं, इससे यही पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष है उसको 8 भागों में जो है बांटा गया था, जिसके साथ ही जो है मतलब उसका एक हिस्सा जो है शाक्य गण के जो राज्य थे उनको मिला होगा, ठीक है, अस्थि अवशेषों का, जो कि कलश में भरे हुए हैं, और आम जनता में उसे बांटा गया होगा, जिसमें एक जो हिस्सा है वो सुकृति को मिला। सुकृति यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, उसने फिर उसे कलश में गड़वा दिया होगा, कलश में रखकर उनके अस्थि अवशेषों को, महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष है उसको कलश में रखकर उसे गड़वा दिया होगा। और इस बात का संकेत हमें कैसे मिलता है कि जो अवशेष है महात्मा बुद्ध के अवशेष के ऊपर एक स्मारक भी बनवाया, ठीक है, उन्होंने एक स्तूप बनवाया, क्योंकि जहां पर भी महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को दबाया गया था वहां पर एक स्तूप का निर्माण किया गया था, ठीक है, स्तूप का निर्माण। तो जो स्तूप बनाने के जो निर्माण, स्तूप निर्माण का जो कला थी ये मौर्य काल से पहले की है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है वह मौर्य काल से पहले की है, और मौर्य, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा,